everyone, welcome to the Shonali Rathore classes. I hope you all are good. So in this video जो हम कुछ क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस की, जिससे कि आपको पता है लास्ट वीडियो से हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है. सो नाउ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने 1 मार्क्स से कुछ एटलीस्ट 11-12 क्वेश्चन डिस्कस किए. सो इन दिस वीडियो हम 2 to 4 मार्क्स और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े बहुत बच रहे थे 4 to 5 उनको डिस्कस कर लेते. ओके, नाउ कम. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है. बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उनके उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना. कि जो आजादी से आजाद हुए देश, ठीक है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए जो देश है उनके लिए स्वतंत्र मतलब आजाद हो गए, वो गुलामी से आजाद हो गए, तो वो अपने लिए खुद की आजादी के लिए एक स्वतंत्र एक आजाद भरी नीतियां बनाए. सेकेंड पॉइंट इज, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, तो ये भी था. थर्ड इज, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना. कि जो अंतर्राष्ट्रीय और जो वैश्विक लेवल की प्रॉब्लम्स है उन पे मतलब बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देना, कुछ रिस्पॉन्स देना उन क्वेश्चनों पे, ठीक है. तो थर्ड इज दिस. फोर्थ इज, वैश्विक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना. जो हमारी वैश्विक जो समस्या है, ठीक है, वैश्विक समस्या असमानता की समाप्ति, जो वैश्विक लेवल पे जो असमानता उसको खत्म करना, उसकी समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना. सो आपको पता है ये भी था, ये भी था, ये भी था, ठीक है. और इसने बोला है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में प्रकाश नहीं डाल रहा जो, ठीक है. तो ये प्रकाश डाला, ये प्रकाश डाला, ये भी डाल रहा है, ये नहीं डाल रहा क्योंकि तटस्थ की नीति तो अपना ही नहीं थी हमने, ठीक है. तो हमारा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, बट अकॉर्डिंग टू दी लाइन ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा. ओके, सेकेंड 22 नंबर क्वेश्चन इज, महाशक्ति द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए, प्रत्येक कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाए. तो आपको जो है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं. बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है आपसे कि ये जो है जरूरी, जो मतलब जिन्होंने सैन्य संगठन में जो देश शामिल हुए हैं उनके लिए जरूरी था कि जो अपने भू क्षेत्र है उस पे महाशक्तियों को इतनी परमिशन दे कि वो सैन्य अड्डा स्थापित कर सके. तो हाँ भाई, ये तो राइट था, तो ये हमारा क्या हो गया, सही. नाउ सेकेंड इज, सॉरी इस पर्टिकुलर सेकेंड इज, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तर पर महाशक्ति का समर्थन करना था. जो सदस्य देश थे वो मतलब विचारधारा के लेवल पे और रणनीति के लेवल पे, दोनों लेवल पे महाशक्ति को सपोर्ट करेंगे. तो भैया ये भी ठीक था. नाउ जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य पर आक्रमण करता तो सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाता था. तो आई थिंक ये भी राइट था. मैंने आपको बताया था कि अगर 5 बंदे हैं, अगर एक पे आक्रमण होता है तो उन 4 पे माना जाएगा वो आक्रमण, ठीक है. नाउ फोर्थ इज, महाशक्तियां सभी देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी. महाशक्तियां सभी देशों को नहीं, वो तो ये चाहती थी कि मेरे पे हथियार तो सिर्फ मेरे पर औरों पे तो नहीं, ठीक है. तो ये तो रॉन्ग हो गया. ओके, तो ये हो गया आपके ट्रू फॉल्स. नाउ नीचे दिए गए कुछ देशों की सूची दी गई है. प्रत्येक के सामने लिखे कि वो शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था. ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आई थिंक सो पोलैंड जो है आपको एज यूजुअली पता है यूएसएसआर सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था. फ्रांस यूएसए अमेरिका से. जापान यूएसए. ओके, नाइजीरिया जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में था, नॉन अलाइंड मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं. उत्तरी कोरिया जो है हमारा सोवियत संघ, ठीक है. और जो हमारा श्रीलंका, ये भी हमारा नॉन अलाइनमेंट मोमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन. तो यहाँ पे हमारे कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो फिनिश होती है. ओके, 24 प्लस क्वेश्चंस के साथ, 23 आई थिंक सो, 23 क्वेश्चंस के साथ. नाउ कम टू द सेकंड मार्क्स क्वेश्चन. सेकंड देखो एक्चुअली होगा क्या ना, अब जो मैं स्टार्ट करूँ सेकंड मार्क्स के क्वेश्चन उनको ना आपको बना देगा वो. जैसे सेकंड मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसको मतलब वो 4 मार्क्स भी कर देगा, 2 to 4 भी कर सकता है. बिकॉज ऑफ जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. अगर वही क्वेश्चन पूछे 4 नंबर में, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो उसकी एक्सप्लेनिंग आपको 4 नंबर के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. ओके, सो जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो आपको संक्षिप्त क्यूबा एक द्वीप था, 2 मतलब वहां से फिर जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या था क्यूबा मिसाइल संकट, वो देख लेंगे आप कि आपकी क्वेश्चन की मार्किंग कैसे, ठीक है. तो क्यूबा एक द्वीप था जहां पे जो है
मतलब सोवियत संघ से जो नेता था और जो हमारा अमेरिका से नेता था जॉन एफ कैनेडी, और जो क्यूबा का खुद था फिदेल कास्ट्रो, तो उसको एक्सप्लेनेशन करें किस तरीके से जो है मतलब सोवियत संघ ने वहां पे कायम करा, देन दोनों के बीच ऐसी स्थिति आ गई थी कि लड़ाई हो जाए, तो इसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, क्यूबा क्या था, सोवियत संघ क्या है, अमेरिका क्या है, तो उसके बाद पूरा क्यूबा मिसाइल संकट जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नाउ यस, तो ये हो गया हमारे क्यूबा मिसाइल संकट का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या आलोचना है? हाँ भाई, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या आलोचना है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बेसिस पर आलोचना की गई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ इसमें आलोचना लिख देना, 2 दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो थोड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन को जस्टिफाई कर दो, क्लियर कर दो, गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्या, कब आया, कब नहीं आया, स्टार्टिंग कब से हुई इसकी, देन उसकी 2 आलोचना इसमें डाल दो। ठीक है, तो क्या थी कि एक सिद्धांत विहीन है, कोई मतलब सिद्धांत नहीं है इसका। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो तटस्थता की नीति अपनाई जा रही है इसके अंतर्गत। तो ये चीज मैंने आपको प्रॉपर वीडियोस में कराई है, प्रॉपर आलोचना है, कारण, उद्देश्य, एवरीथिंग। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। नाउ कम टू निरपेक्ष आंदोलन के किन 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है 4 उद्देश्य है, तो डिपेंड करता है ये 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स में हो जाएगा, हाफ 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 हाफ, 1 and 1 2, 4 उद्देश्य हो गए। ये 4 मार्क्स में भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, सो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन की मार्किंग कैसे की गई। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन लिख के यहाँ पे से 1 + 1 + 1 + 1 करके लिख दे, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि कितने कितने मार्क्स के हिसाब से उनको क्वेश्चन का डिवीजन किया गया और कैसे कैसे उनको चीजें लिखनी है बेसिकली। तो भाई क्या उद्देश्य थे, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, शांति की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय जो है मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, और दोनों गुटों से अलग रहकर स्वयं का विकास करना। दैट्स इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? भाई इतना इजी क्वेश्चन क्यों रखती थी? ताकि उनके जो भू क्षेत्र पर सैनिक अड्डे स्थापित कर सके, उनके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, 2 मार्क्स का भी आ जाएगा, 4 मार्क्स का भी आ जाएगा, और अगर किस्मत खराब होगी तो 6 मार्क्स का भी आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे एक्सप्लेनेशंस को कवर अप करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो जैसे कि आपको बोला गया कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या नहीं है, तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है, तो आप इस कथन से क्या समझते हैं? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता बराबर दूरी नहीं है, हम इस कथन से ये समझते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ही ऐसा आंदोलन है जिसने तटस्थता की नीति को नहीं अपनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तटस्थ ना होकर जो है विपक्ष पक्ष में ना जाकर स्वतंत्र रूप से हर फैसले पर अपनी राय दी है उसने। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 2 मार्क्स में डिपेंड करेगा। फिर मैं वही चीज आपको रिपीट कर रही हूँ कि 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर एक्सप्लेनेशन, आपको टॉपिक कितने अच्छे समझ में आया है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, गुट निरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश देशों को अत्यंत अविकसित देश क्यों माना गया? क्यों? क्योंकि वो अभी भी आजाद हुए थे। ठीक है, तो इसलिए अविकसित माना गया। यहीं से क्वेश्चन कवर अप करते चलो। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधी सम्मेलन की रिपोर्ट में विश्व व्यापार प्रणाली में सुधार के लिए क्या प्रस्ताव पेश किए गए? तो पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अविकसित क्यों माना गया, क्योंकि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश थे उनको अविकसित की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि वो अभी रिसेंटली आजाद होकर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़े थे, उनपे कोई भी जो है तकनीकी आधार कुछ नहीं था, इसलिए उनको अविकसित की संज्ञा दी गई। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास कार्यक्रम था उसने कैसे हेल्प की? तो फाइनली 1972 में जो है एक नया कार्यक्रम आया, नई अर्थव्यवस्था जिसे नियो की संज्ञा दी गई, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसके तहत अविकसित और विकासशील देशों के विकास पर ध्यान दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इस विश्व राजनीति के संदर्भ में पृथकवाद या तटस्थता का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है आप तटस्थता और पृथकवाद से आप क्या समझते हैं अलग होने की नीति? तो विश्व राजनीति के अनुसार तटस्थता और पृथकवाद का अर्थ है ऐसी नीति जिसके तहत कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अपनी राय नहीं देती, ना पक्ष का साथ लेती ना विपक्ष का साथ लेती, सीधा अपने जो है अपने सेल्फ अपने उस पर ध्यान देती है। एग्जाम्पल लिए जब चीन ने एकांतवाद की नीति अपनाई थी, जब आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो ले सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है शीत युद्ध में हथियारों की ओर और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, उन दोनों प्रक्रिया के क्या कारण थे? तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि शीत युद्ध में हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रक्रियाएं हुई थी। तो हथियारों की होड़ से अभिप्राय ये है,
ठीक है, कि मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए अपने अपने हथियारों को दिखाना, ठीक है, कि हमारे पे इतने, हमारे पे इतने हैं, ठीक है। और हथियारों पर नियंत्रण का मतलब क्या होता है? हथियारों पर नियंत्रण का अर्थ यह है कि जब पता है दोनों महाशक्तियां बहुत ताकतवर हैं और अगर एक से भी गलती हो गई और परमाणु हथियार जो है यूज हो गया तो दोनों ही तबाह हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं हथियारों पर नियंत्रण। तो शीत युद्ध के दौरान ऐसी दोनों परिस्थिति कायम रही जहां पे हथियारों की होड़ भी हुई है और नियंत्रण भी हुई है। होड़ इसलिए हुई है खुद को महाशक्ति के रूप में और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, नियंत्रण इसलिए हुआ है जो वैश्विक जो खतरा है, ठीक है, यूज एक करेगा परमाणु हथियार पर इफेक्ट जो है पूरी जो आपके विश्व पर पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर कोई, तो कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर कोई संघर्ष नहीं था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है शायद एनसीईआरटी का, कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि शीत युद्ध जो है वो सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष नहीं था, ठीक है, विचारधाराओं से इसका समर्थन था, कुछ समथिंग ऐसा था। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम, मैं थोड़ा लिखना भूल गई हूँ, आई थिंक सो। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका, कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर कोई सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष नहीं था, यह एक विचारधारा की लड़ाई थी। तो यदि आप इस कथन से सहमत है तो उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दे। तो एज यूजुअली आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि शीत युद्ध जो है बच्चे वो सिर्फ शक्ति के लिए संघर्ष नहीं था, बेसिकली यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई भी चल रही थी। विचारधारा इन द सेंस एक समाजवाद को सपोर्ट में था, एक पूंजीवाद को सपोर्ट में था, ठीक है। तो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, ज्यादा से ज्यादा जो है ट्राई किया जाता है कि अपने अपनी विचारधाराओं को एक्सप्रेस करके उनकी इंपॉर्टेंस दिखा के जो है हम महाशक्ति का रूप ले बेसिकली, ठीक है। सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुट निरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। ओके, जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों को विकास में कैसे मदद पहुंचाई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब शीत युद्ध था तो जो तीसरी दुनिया के देश के लिए जो तीसरा विकल्प, पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, तीसरा विकल्प आया गुटनिरपेक्ष। और इसने उनकी हेल्प कैसे की? स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए, ठीक है, पक्ष विपक्ष में बोलने के लिए, ठीक है, गुलामी से आजादी के लिए, ठीक है, खुद के संपूर्ण विकास पर ध्यान देने के लिए बेसिकली। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ओके, नाउ 34 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु शस्त्र होने के बावजूद महाशक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध पूर्ण युद्ध छेड़ने में कौन रोकता था? बताओ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन रोकता था ये? तो बहुत इजी सा, अवरोध का तर्क, रोक और संतुलन, जहां पे पता है कि अगर लड़ाई करेंगे तो खुद का नुकसान होगा, ठीक है। और इतनी तो दोनों के पास थी परमाणु हथियारों की वो, कि अगर एक ने भी किया तो खत्म सब हो जाएगा, ठीक है। तो रोक अपरोध का तर्क, जिसको रोक और संतुलन कहा जाता है। नाउ 35 नंबर क्वेश्चन है, 1960 के दशक के प्रारंभ में दोनों महाशक्तियों के बीच हुए समझौते में से किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। कर दीजिए भाई कोई सा भी। एनपीटी है, सॉल्ट 1 है, 2 है, स्टार्ट है, ठीक है, परमाणु परीक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, निरीक्षण संधि, ठीक है, इतनी सारी संधियां हैं। नाउ बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? पूरा बेलग्रेड सम्मेलन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है एक्चुअली एक वीडियो में, तो उसका जो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लगे वो इसमें डाल देना। क्या था ये बेलग्रेड सम्मेलन? स्टार्टिंग में जो है कुछ देशों ने विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है, जहाँ पे 25 सदस्य देश शामिल हुए थे और कुछ 3 या 4 पर्यवेक्षक थे। और इन्होंने 20 जो है कुछ मतलब मुद्दे दिए थे, कुछ 20 वर्षीय जो मुद्दे, 20 वर्षीय नहीं है, 20 कुछ मुद्दे दिए थे विकास से संबंधित। हाँ, 20 जो मुद्दे दिए थे विकास से संबंधित, तो उनको एक्सप्लेन किया गया था। ओके, तो ये हो गया आपका बेलग्रेड सम्मेलन। देतान से आप क्या समझते हैं? बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी बुक में नहीं है देतान, ये जो है एक सपोर्ट समथिंग में कुछ है क्वेश्चन, देतान क्या है? तो बेसिकली विश्व राजनीति के पर्पज से देतान का मतलब होता है शिथिलता, तनाव और एक मतलब शिथिलता, तनाव और एक दोस्ती भरा कायम रिश्ता कायम रहना, ठीक है। तो जैसे कि इस वर्ड का बेसिकली यूज किस पर्पज से होता है कि जब दो महाशक्तियां जिनके बीच तनाव होता है, शिथिलता, तनाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बाद में उनके बीच एक मित्रतापूर्ण संबंध कायम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली विश्व राजनीति में जो देतांत वर्ड का यूज किया गया था, तो सोवियत संघ और अमेरिका के पर्पज से किया गया था देतांत वर्ड का यूज, ठीक है। तो ये था आपका देतांत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी, सॉरी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। सो आई होप आपको ये 2 to 4 मार्क्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
सो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो बस श्योर आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। और जितना हो सके लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके, मतलब इससे क्या होगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगी, चीजें रिमेम्बर हो जाएंगी और बार बार लर्न करने की, रेटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्वेश्चन सीरीज के साथ रिलेटेड चैप्टर नंबर 1। अभी तो हमने सिर्फ 2 to 4 वाला किया है, इसके भी 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं अभी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 6 मार्क्स वाले डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इसको अच्छे से क्लियर करके रखना। जितनी भी पिछली वीडियो है बहुत हेल्प करेंगे इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जिस पे डिवीजन है प्रॉपर टू टॉपिक। ओके, सो जब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके स्पेशली, ठीक है। सो बाय बाय।